इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट। सो केमिकल शिफ्ट is defined as in parts per billion between the resonant frequency of the observed photon and TMS hydrogens. TMS is the most common reference compound in the NMR is set to delta 0 ppm। और जो आपके पास केमिकल शिफ्ट जो पैरामीटर है इसका जो फॉर्मूला आता है केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस डिवाइड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी होगी ये हमें इंस्ट्रूमेंट से मिलेगी और 10 पावर 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो ये सारी जो इसके अंदर टर्म्स यूज़ हुई हैं इनको सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो इनको डिस्कस करने के लिए आपको ये समझना होगा कि एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑन एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट और एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है कि एक आपने जो अपने एनएमआर पढ़ा तो आपको ये पता चला कि हाइड्रोजन 11 जो है वो एनएमआर सिग्नल देता है और एनएमआर एक्टिव कंपाउंड है, एनएमआर एक्टिव स्पीशी है, एटम है। किस तरह से? क्योंकि उसकी जो आई है स्पिन है न्यूक्लियस की वो 1/2 है और यहाँ पे दो ओरिएंटेशंस आती हैं +1/2 और -1/2। ओरिएंटेशंस अगर आप निकालें तो आंसर आता है 2i + 1 मल्टीप्लिसिटी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये सारी चीज़ें हम एनएमआर में डिस्कस कर चुके हैं। सो सिमिलरली ड्यूट्रियम आपके पास जो कंपाउंड है ये 0 ppm पे सिग्नल देता है, यानी कि सॉरी ये आपको एनएमआर सिग्नल नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसकी स्पिन 0 है और स्पिन 0 होने की वजह से इसकी जो ओरिएंटेशन आती है वो जस्ट एक ही आती है और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ इफ़ यू हैव अ कंपाउंड CH6, इथेन का सॉरी CH6 नहीं है, ये हमारे पास एक यहाँ पे OH ग्रुप भी अटैच है, इथाइन ही है, इथाइन के साथ एक OH ग्रुप अटैच है। सो द क्वेश्चन इज अराइज डेट आइदर दी ऑल दी प्रोटॉन्स, जितने भी सारे प्रोटॉन्स हैं ये सारे प्रोटॉन्स एक ही तरह का सिग्नल देंगे या ये डिफरेंट सिग्नल देंगे जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद प्रोटॉन्स सिग्नल किस तरह देते हैं ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ, और प्रोटॉन आपने इस तरह से यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है, यानी कि एक एटम है उसका न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड के बीच मिड में रखा हुआ है। तो ये दो स्टेट में पाया जा सकता है, एक हायर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट और एक ये हायर एनर्जी स्टेट में, राइट। सो जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन देने की वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। आई रिपीट अगेन कि नॉर्थ और साउथ पोल आपके पास इस तरह से हैं, तो यहाँ पे आपके पास साउथ और ये नॉर्थ, इस तरह से प्रोटॉन अपने आप को सेट कर लेता है और ये लोअर एनर्जी स्टेट होती है। लेकिन जब आप इसको रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन देने के साथ इसकी जो नेक्स्ट ओरिएंटेशन है, इसकी जो नेक्स्ट अलाउड ओरिएंटेशन है, जो ये नेक्स्ट पोजीशन ले सकता है वो जस्ट यही है। तो ये पोजीशन एक्वायर कर लेता है। मिड में क्या प्रोसेस होता है, जो लार्मर फ्रीक्वेंसी का प्रोसेस है वो हम वहाँ उस टॉपिक में देखते हैं कि ये एक्चुअली इस तरह से नहीं होता, ये प्रिसीशन कर रहा होता है, ये कोन लाइक मोशन में होता है। ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इस तरह का मोशन परफॉर्म कर रही होती है। जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल इस तरह अपनी लो एनर्जी स्टेट में नहीं पड़ा हुआ होता, बल्कि कोन लाइक मोशन में होता है, और ये लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है ये सर्किल इंक्रीज़ होता जाता है और एट दी एंड ये स्विप कर जाता है। इसकी कोन जो है वो अपना रिवर्स ऑर्डर अचीव कर लेती है कि पहले जो कोन इस तरह से फॉर्म हो रही थी अब कोन जो है वो इस तरह से फॉर्म होती है और ये इस तरह से प्रिसीशन करता है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब ऊपर से रेडिएशन फॉल होती है, और रेडिएशन फॉल होने इतनी रेडिएशन इसके ऊपर फॉल होती हैं जितनी फ्रीक्वेंसी इस मैग्नेटिक फील्ड की थी। मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक वेव सी, उस मैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है फॉलिंग रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर रेजोनेंस का फेनोमेना अकर होता है, और रेजोनेंस का फेनोमेना अकर होने के साथ आपका जो प्रोटॉन है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में स्विप कर जाता है, जो मैंने आपको बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट दिए। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं कि लार्मर फ्रीक्वेंसी और क्या होती है तो इसको उस लेक्चर में जाके आप समझ सकते हैं। सो बहरहाल अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोटॉन स्विप हो रहा है यहाँ पे कितने टोटल प्रोटॉन्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 प्रोटॉन्स एक ही
फ्रीक्वेंसी पे, एक ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जाके स्विप हो जाएंगे, या ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे स्विप होंगे? सो द आंसर इज़ कि ये जितने भी 6 के 6 प्रोटॉन्स हैं, मे भी पॉसिबल कि ये 3 एक ही फ्रीक्वेंसी पे स्विप हो जाएं, और ये जो प्रोटॉन्स हैं इनमें से 2 एक पे हो जाएं और एक जो है वो डिफरेंट पे हो जाए। सो कंक्लूजन ये कि जो 6 प्रोटॉन्स यहाँ पे लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे स्विप नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे स्विप होते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न हमारे पास यही है कि इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट, राइट। सो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से एनएमआर के सिग्नल हमें जो मिलते हैं फॉर एवरी प्रोटॉन, दीज आर डिफरेंट सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। सो इस चीज़ को आपको समझने के लिए कि ये सिग्नल क्यों डिफरेंट होता है, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक एटम है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और उसके नॉर्थ साउथ जनरेट हो रहे हैं, वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है लेट से, तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। जब ये प्रोटॉन इस तरह से आपके पास प्रिसीजन परफॉर्म करेगा, प्रोटॉन प्रिसीजन परफॉर्म करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है साथ में प्रिसीजन परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट। प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रिसीजन परफॉर्म कर रहे होंगे। और आपको मैं ये अगेन रिपीट करवा दूं कि जब भी एक प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो वो नॉर्थ जनरेट करता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जब है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करता है तो ये साउथ जनरेट करता है, राइट। सो अब प्रोसेस को समझिएगा कि ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस तरीके से आपका जो प्रोटॉन था वो लोअर एनर्जी स्टेट में आया हुआ था, और यहाँ पे उसने अपना साउथ जो है वो नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट करवा दिया था, और इधर उसका नॉर्थ था। लेकिन इस प्रोटॉन के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा जो उसके साथ अपना होता है, और एक जो शेयरिंग में होगा कार्बन के साथ, वॉटेवर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब उसका इलेक्ट्रॉन क्या इफ़ेक्ट दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन ये इफ़ेक्ट दिखाएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेट करेंगे, और वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जनरेट करेंगे। तो ये यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाएगा इसका, और ये इसका साउथ जनरेट हो जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट करेंगे। ये जितनी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट कौन करेगा? जो प्रोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन के साथ अटैच हैं। तो आपके पास जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेट्स से कि ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो इधर नॉर्थ से साउथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये आपके पास फील्ड अप्लाइड हो गई, और ये फील्ड इंड्यूस्ड हो गई। ये इंड्यूस्ड वर्ड हम कहाँ से लेके आए? ये फिज़िक्स में जब हम पढ़ते हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपने राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। सो फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो अप्लाइड में से आप इंड्यूस्ड को माइनस कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हुई है। सो अब कंक्लूजन ये कि आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट आता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। किस रीज़न की वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन के आसपास, तो क्या होगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी ज़्यादा होगी? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? तो आंसर है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। सो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे क्यों डिपेंड करती है ये? क्योंकि वो फिर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जितनी आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी हाई स्पीड से ये जो कोन है वो कोन जनरेट होगी, जिस कोन से जो है वो प्रोटॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, और उसी स्पीड से जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रिवॉल्व करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपके पास उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो जो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो जनरेट होती है इंड्यूस्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे एक पैरामीटर आ जाता है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू एच अप्लाइड, और ये जो पैरामीटर है इसको हम कहते हैं शील्डिंग पैरामीटर। ये कहलाता है शील्डिंग पैरामीटर। ये शील्डिंग पैरामीटर, अब ये एक वर्ड आया शील्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने समझना है कि जब भी शील्डिंग का वर्ड यूज़ होगा इट्स मीन डैट कि जैसे कि ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा शील्डेड है फॉर एग्जांपल, तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों ने इनको घेर के रखा हुआ है और इसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा है। तो जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे कि मोर शील्डेड, इसका मतलब कि उस हाइड्रोजन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम वर्ड यूज़ करेंगे लेस शील्डेड या मोर डी शील्डेड, तो इसका मतलब कि उसके पास के इलेक्ट्रॉन्स कहीं किसी ने खींच लिए हैं और अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, राइट। सो ये जो पैरामीटर आया है ये शील्डिंग पैरामीटर कहलाता है और ये डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम के आसपास मौजूद हैं, राइट। सो इस तरीके से अभी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि ये ऊपर वाली एग्जांपल है जो CH3 ये लगा हुआ है मॉलिक्यूल, उसके साथ CH2 लगा हुआ है, उसके साथ OH लगा हुआ है। तो अब इसके जो सिग्नल आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। सबसे जो आपके पास OH का सिग्नल आएगा वो डिफरेंट होगा, CH2 का सिग्नल डिफरेंट होगा और CH3 का सिग्नल वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होगा। अब इसमें से मोर शील्डिंग और लेस शील्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं देख रहे, अभी हम जस्ट ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग पैरामीटर है वो किसका है, CH3 का है, उसके बाद CH2 का है, उसके बाद OH का है। इस सब का रीज़न क्या है, तो ये हम आगे वीडियोस में समझेंगे कि किस वजह से जो है ये सारा प्रोसेस होता है कि CH3 सबसे ज़्यादा मोर शील्डेड है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद OH है। अभी हम केमिकल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट पे नहीं आए हैं। सो केमिकल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी थी। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो अब हम आते हैं केमिकल शिफ्ट की तरफ। सो ये अगेन मैंने एक और सिग्नल जनरेट करवाया है, यहाँ पे बनाया है मिक्सअप, कि ये जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है और ये जो सिग्नल है ये आपको बहुत ही दूर दूर नज़र आ रहे हैं। सो ये दूर दूर सिग्नल जो हमें वाइड एरियाज़ में नज़र आते हैं, तो ये इस तरह से क्यों नज़र आते हैं, और ये जो सिग्नल आपको बिल्कुल नियरर नज़र आ रहे हैं ऐसा क्यों है, ये कौन से स्केल पे बनाए गए हैं, ये वाला स्केल कौन सा है, और जो सिग्नल आपको ऊपर दिखाए जा रहे हैं ये वाला स्केल कौन सा है, राइट। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट में। अब एक वर्ड है TMS, टेट्रा मिथाइल सिलीन, ये सिलीन वर्ड होता है। सो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ 4 जो है वो CH3 ग्रुप लगे हुए होते हैं, CH3 और बीच में आपके पास सिलिकॉन होता है। इसको हम कहते हैं ये हाईली शील्डेड कंपाउंड है, राइट। सो ये जो CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं ये हाईली शील्डेड है। ये हाईली शील्डेड क्यों है, ये जो CH यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के आसपास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी आसपास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आसपास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, एक तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हमें सिलिकॉन जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देता है। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस बराबर वाले कंपाउंड को दे रहा है। तो रीज़न यही है कि आपके पास जो यहाँ पे प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, ये शील्डिंग किसकी बात हो रही है, हाईली शील्डेड कौन है, तो आंसर है यहाँ पे जो हाईली शील्डेड है वो इनके प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हाईली शील्डेड है। सो ये जो मटेरियल है इसको अभी हम यूज़ करेंगे अपने केमिकल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट में। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट डिस्कस करने के लिए सबसे पहले वही चीज़ हमने रिपीट की कि CH3 है, CH2 है, OH है, और ये आपको OH अलग सिग्नल दे रहा है, CH2 डिफरेंट सिग्नल दे रहा है और CH3 जो है डिफरेंट सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल जो है वो डिफरेंट क्यों है ये चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं। सो उसके लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है एक रेफरेंस कंपाउंड का। रेफरेंस कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये बता सकें कि इस कंपाउंड की जो एबिलिटी है शील्डिंग की, या ये कंपाउंड जो है वो सिग्नल इस जगह पे देता है, तो इसके रेफरेंस से दूसरा कंपाउंड जो सिग्नल है वो किस जगह पे देता है, राइट। सो आई रिपीट अगेन कि एक चीज़ हमें रेफरेंस लेनी पड़ती है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये एक ओरिजिन है जिसकी वैल्यू 0 है, और इस ओरिजिन से अगर आप x पे चलेंगे तो इतना चलना पड़ेगा यहाँ तक, एंड देन y पे जो है वो आपको इतना चलना पड़ेगा, तो फिर ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। सो इसके लिए आपको कोई ज़ीरो रिक्वायर्ड है, ज़ीरो की रिक्वायरमेंट है कि ज़ीरो से स्टार्ट करें।
तो इसी रेफरेंस के लिए तौर पे जिस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक ओरिजिन होता है, बस आप ये समझ लीजिए कि टीएमएस हमारे पास एनएमआर में एक रेफरेंस कंपाउंड है जिसको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। इसको ज़ीरो क्यों कंसीडर करते हैं? ये हाईली शील्डेड होता है। हाईली शील्डेड का कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाईली शील्डेड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं इनके आसपास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप हाईली शील्डेड का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो दो चीज़ें हम पहले ज़रा अंडरस्टैंड कर लें जो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखी हुई हैं। ये देखिएगा कि टेक्निक जो हमारे पास यूज़ होती हैं एनएमआर में वो टू टाइप्स की होती हैं। एक लीनियर स्वीप मेथड और एक होता है फील्ड स्वीप मेथड। लीनियर स्वीप मेथड क्या होगा? जिसमें हम रेडिएशंस को वेरी करेंगे और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने कांस्टेंट रखना है। और अगर फील्ड स्वीप मेथड की बात करें तो फील्ड स्वीप मेथड में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल रहेगी और रेडिएशंस कांस्टेंट रहेंगी। यानी कि फील्ड स्वीप मेथड में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहेंगे और लीनियर स्वीप मेथड में हम जो रेडिएशंस हैं उनको चेंज करेंगे। ऐसा क्यों है? तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट अगेन मैं रिपीट करवा दूँ कि आपको क्या करना है। आपका जो प्रोटॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है, राइट, और ऊपर से आपने रेडिएशन दे के इसकी स्टेट को चेंज करवाना है। अब ये प्रोसेस दो तरह से हो सकता है। एक तो आप ये रेडिएशन दें 0 1 2 3 4 एंड देन इसकी स्टेट चेंज करवा दें, और दूसरा एक और आपके पास तरीका है कि ये जो रेडिएशन है इसको आप कांस्टेंट कर दें और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। इस मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह चेंज करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आ जाए। तो दोनों फ्रीक्वेंसीज जैसे ही मैच करेंगी तो आपके पास रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा। रेजोनेंस का फिनोमेना जब ही अकर होता है जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं। तो लीनियर स्वीप मेथड में हमारे पास जो टेक्निक है वो रेडिएशन को वेरी करने की है और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखने की है, और फील्ड स्वीप में हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं और रेडिएशंस को कांस्टेंट रखते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो कौन सी यूज़ करते हैं, क्या वो फील्ड स्वीप होती है कि लीनियर स्वीप होती है? तो आंसर इसका ये है कि फील्ड स्वीप मेथड जो है वो नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास रीज़न क्या है इसका कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इजीली चेंज कर सकते हैं और ये हमारे पास चीप प्रोसेस है। रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं और इसको वेरी करना ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, तो हम लीनियर स्वीप मेथड नहीं यूज़ करते। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप एनएमआर सिग्नल को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अपना सिग्नल ऑब्ज़र्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज़ कि ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन बहुत हाईली शील्डेड है। ये हाईली शील्डेड का मैंने आपको बताया एक ऐसा प्रोटॉन होगा हाईली शील्डेड जिसके आसपास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसके आसपास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से आपके पास फिनोमेना क्या होगा, ये ज़रा देख लीजिए कि इस रिलेशन पे आ जाए। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एच नॉट इज इक्वल टू एच अप्लाइड माइनस एच इंड्यूस्ड, राइट। सो इसमें जो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ज़्यादा जनरेट होगी तो ये जो फैक्टर है जो आप जब आप जैसे कि ये माइनस होने वाली चीज़ ज़्यादा हो रही है तो ये जो नेट का फैक्टर है नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी कम हो जाएगी, राइट। आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आप देना चाहते हैं उतनी नहीं जा रही, आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम जा रही है प्रोटॉन पे। और आपका जो अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से आपको रेजोनेंस मिलेगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपने उसको पहुंचाना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपकी रेजोनेंस अकर होगी एंड देन आपका जो प्रोटॉन है वो स्विप करेगा और आपको सिग्नल मिलेगा, राइट, यानी कि एब्जॉर्प्शन अकर होगी। सो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को हमने अगर ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है, ये ज़्यादा कब होती है? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि हाईली शील्डेड,
राइट। सो हाईली शील्डेड सारी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, जब हम वर्ड यूज़ करें कि हाईली शील्डेड है ये, इट्स मीन डैट कि इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कम है और आपको रेजोनेंस के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा देना पड़ेगी, राइट। तो ऐसी चीज़ जो कि टीएमएस है, इसको आप जो मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो इट्स मीन डैट कि टीएमएस को सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है एब्जॉर्प्शन फेनोमेना अकर करने के लिए, राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि टीएमएस को कितनी मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है एब्जॉर्प्शन फेनोमेना अकर करने के लिए, राइट। सो अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ की बात करें कि अब आपके पास एक हम एक ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो फील्ड स्विप यूज़ कर रहे हैं और ये टीएमएस है। टीएमएस को हमने यहाँ रखा है और टीएमएस कह रहे हैं हम कि ज़ीरो, इसको हमने रेफरेंस लिया है, राइट। रेफरेंस के बाद अब हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपने टीएमएस से इसका गैप कितना है, टीएमएस से इस CH2 का गैप कितना है और टीएमएस से इसका गैप कितना है। ये जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, इस गैप को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ये जो आपके पास गैप आ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द सैंपल, ये द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड दिस वन सैंपल, ये इसका केमिकल शिफ्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द सैंपल, ये इसका केमिकल शिफ्ट है। सो केमिकल शिफ्ट समझने के लिए आपने ये चीज़ देखी कि ये चीज़ आपकी रेफरेंस है और इसके अकॉर्डिंग हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये देख रहे हैं, पीक्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो आपके पास पीक्स आई थी, ये पीक्स कैसी थी, बहुत नियरर। ये पीक्स इसकी वजह से आई थी, एक आई थी टीएमएस की रीजन की वजह से, और एक आई थी CH3 की, और एक आई थी CH2 की, और एक आई थी OH की। सो OH की पीक आपको सबसे पहले मिली, उसके बाद आपको जो पीक मिली वो CH2 की मिली, उसके बाद आपको CH3 की मिली, उसके बाद आपको TMS की मिली। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये एक्सिस कौन सा है और ये एक्सिस कौन सा है। तो आंसर ये है कि ये वाला जो एक्सिस है आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हम वेरी कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं और ये आपको एब्जॉर्प्शन मिल रही है। तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई, मैग्नेटिक फील्ड आई, उस मैग्नेटिक फील्ड पे आपको OH की ऑब्जॉर्बेंस मिल गई, ये वाली। उसके बाद आपको CH2 की मिली, उसके बाद CH3 की मिली, और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसको चाहिए थी, TMS को चाहिए थी, टेट्रामीथाइल सिलीन को। तो टेट्रामीथाइल सिलीन को जो है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईली शील्डेड है। तो अगर हम इसके रेफरेंस से बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि अगर ये सबसे ज़्यादा हाईली शील्डेड है तो ये उससे कम शील्डेड होगा, ये उसके बाद उससे कम शील्डेड होगा, और सबसे कम शील्डेड ये होगा, सही है। अब इन सब का रीज़न क्या है कि ये हाईली शील्डेड और ये क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप जस्ट ये देखिएगा कि इसको सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, इसके बाद इसको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इसको रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इसको रिक्वायरमेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सेस होता है, और ये एक्सेस पे जब आपने ये जो स्पेक्ट्रम लिया तो ये बहुत नियरर आ रहे हैं, ये जितने भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, आपको पीक्स मिल रही हैं, ये बहुत नियरर मिल रही हैं। ये कौन सी एक्सेस है, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट आप एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं। ये जो बहुत नियरर मैग्नेटिक जो हमें एब्जॉर्प्शन पीक्स मिल रही थी, पीक्स भी मिल रही थी, रिज़ल्ट भी मिल रहा था, और सारा रिज़ल्ट जो है वो हमें सब कुछ बता भी रहा था, लेकिन इसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये बहुत नियरर है। इसके नियरर होने की रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन में इन चारों स्पीशीज़ के और डिफरेंट टाइप के केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो डिफरेंस इतना कम होता है जो कि मिली गॉस में हम मेजर करते हैं, और मिली गॉस के डिफरेंस की वजह से ये पीक्स बहुत नियरर आती हैं। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम अपने ग्राफ के स्केल को चेंज करते हैं, और ग्राफ के स्केल को चेंज करके अब हम क्या करते हैं कि अब आपके पास जो ग्राफ बनाया जाता है वो एब्जॉर्प्शन और केमिकल शिफ्ट के अगेंस्ट बनाया जाता है। ये केमिकल शिफ्ट क्या चीज़ है, जो आपने इस वीडियो के स्टार्ट में जो डेफिनेशन देखी थी, ये वही चीज़ है। इसके अगेंस्ट जो है हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ हमें फिर
बहुत दूर दूर नज़र आते हैं। इसका रीज़न समझिएगा कि अब ये TMS को हमने ज़ीरो ले लिया कि ये ज़ीरो है, ज़ीरो ppm। लेट्स से कि अभी आप इसको समझ लीजिएगा कि ये डेल्टा एक केमिकल शिफ्ट है, ये एक पैरामीटर है और इसकी ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे शो होती है। ये ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे क्यों शो की है? तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ कि इसका रीज़न सिंपल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको सबसे ज़्यादा चाहिए। जिसको सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको आप ग्राफ के ओरिजिन के पास नहीं रखेंगे, उसको ओरिजिन से हम दूर रख रहे हैं। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की नॉलेज भी देना चाहते हैं और हम यहाँ पे अपनी बाकी नॉलेज को भी शेयर करना चाहते हैं। तो इसलिए TMS को मजबूरी के तौर पे हमें इस साइड पे रखना पड़ा जहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट थी। तो TMS को जो है वो हाईली शील्डेड था, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेता था और इसको हमने ज़ीरो मान लिया, राइट। अब इससे कम शील्डिंग पे जो होगा, जो CH3 है वो हमें पीक देगा अपने डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंस लेट्स से कि 1 का है, राइट। और यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं मिली में, राइट। सो मिली होता है 10⁻³ 10⁻³ का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बहुत कम होगा, तो हमें नियरर चीज़ें बहुत करीब करीब नज़र आएंगी। जैसे आप स्केल को देखें और स्केल के अंदर मिलीमीटर का जो स्केल है उनको ऑब्ज़र्व करें तो वो बहुत नियरर होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से किसी चीज़ को देखें, लाइंस को देखें, तो वो आपको दूर दूर नज़र आएंगी। तो अब हमने इसको ज़ीरो मान लिया। लेट्स से कि ये 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। अभी हम आगे जाके इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ देखेंगे कि क्या होती हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इसको जो है हमने यहाँ पे स्केल में इस साइड पे क्यों रखा। उसके बाद इसका मतलब क्या है यहाँ पे रखने का कि ये हाईली शील्डेड है। इसके बाद इसका मीनिंग क्या है, उससे कम शील्डेड है, ये उससे कम शील्डेड है और ये उससे कम शील्डेड है। तो ये हमारे पास ये जो पीक्स हैं हमें ये बताती हैं कि ये हम इससे जो है वो अपनी नॉलेज लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट किधर है। और क्योंकि हमें जनरल पता होता है कि अगर CH3 है ये स्केल में कहाँ पे आएगा, CH2 कहाँ पे आएगा और OH हमारे पास स्केल में कहाँ पे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों को देख लेते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड कम शील्डेड क्यों है, इसके बाद ये हाईली शील्डेड क्यों है, ये इससे ज़्यादा क्यों है और ये इससे ज़्यादा क्यों है, और केमिकल शिफ्ट की डिफरेंट जो वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ पे कैसे ऑब्ज़र्व होती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।